नमस्कार। आज हम लाए हैं अपना लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। ये जो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज प्लस 2 के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन दिस लेक्चर। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स को वो चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँ जो चीज़ें बुक्स के अंदर नहीं है या बुक्स के अंदर कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस हैं। सो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, आप लोग अपना जो रिस्पॉन्स है वो देते रहिए ताकि मैं कमिंग सीक्वेंसेज इन लेक्चर्स की लेकर आती रहूँ। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेसिकली पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये टर्म है क्या। क्या कभी आप लोगों को हैरानी नहीं हुई ये देख के कि वाई डज अ थंडरस्टॉर्म अकर। थंडरस्टॉर्म क्यों होता है, लाइटनिंग क्यों होती है आकाश के अंदर। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की स्टार्टिंग में कहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन थे जिन्होंने इतनी ह्यूज थ्योरी, एक इतनी अच्छी और इतनी फेरी टेल्स को रियलाइज करने वाली जो थ्योरी थी वो हम लोगों को प्रोवाइड की। सिर्फ एक जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि वाई लाइट हैज़ दिस स्ट्रेंज बिहेवियर, मतलब ये जो वाई है दिस इज द रूट ऑफ ऑल द इन्वेंशंस। तो क्या कभी आप लोगों को सरप्राइज नहीं किया इस चीज़ ने कि थंडरस्टॉर्म क्यों होता है, या आप कभी सिंथेटिक जो क्लोथ्स हैं पुट ऑन या पुट ऑफ करते हैं, समटाइम्स यू हियर क्रैकलिंग साउंड, या समटाइम्स क्या होता है आप रात में बिल्कुल अंधेरे में, नाइट में, डार्कनेस में उन कपड़ों को पुट ऑन या पुट ऑफ करते हैं तो आपको कुछ फ्लैशेस ऑफ लाइट जो है वो फील होते हैं। हैव यू सम टाइम वंडर्ड कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ऑल दिस इज ड्यू टू वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है इन चीज़ों को। और जो ये चीज़ें आप लोगों को इन फ्लैशेस, स्पार्कलिंग या मैं कहूँ कि क्रैकलिंग साउंड इन चीज़ों का एहसास करवाती हैं, दोज थिंग्स आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रीफाइड थिंग्स। जो ये चीज़ें हैं, इलेक्ट्रीफाइड थिंग्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये चीज़ें हैं क्या, ये हम अब स्टडी करना चाह रहे हैं इसके अंदर। और ये जो मैं कह रही हूँ आप लोगों की हम डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इतना आप लोगों को समझ आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रीफाइड का कॉन्सेप्ट था ये सारा का सारा, या जो ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये सारा का सारा रिवॉल्व करता है चार्जेस के आसपास। अब चार्जेस क्या बला है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो जो वर्ड है, मैं हमेशा से आप लोगों को कहती आई हूँ कि साइंस के अंदर या फिजिक्स के अंदर कोई भी डेफिनेशन डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपको उस वर्ड का एटमोलॉजिकल मीनिंग पता है, आपको शाब्दिक अर्थ पता है उस वर्ड का। और ये जो वर्ड्स हैं जितने भी ये डेफिनेशंस हैं, ये मैं कहूँ कि जो वर्ल्ड की बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस हैं ग्रीक एंड लैटिन, उनके अंदर से एज सच इन वर्ड्स को उठाया गया है। तो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रो, ये ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड था इलेक्ट्रॉन ग्रीक के अंदर। उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि लैटिन में भी एक वर्ड था इलेक्ट्रम, जहाँ से ये वर्ड ओरिजिनेट होके आए हैं। स्टैटिक आप लोगों को ऑलरेडी पता है, रेस्ट। हम लोगों को ये पता है कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं दिस डायरेक्टली इंडिकेट टुवर्ड्स द वर्ड चार्ज। तो इतना हम लोगों को समझ आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, कि चार्जेस की स्टडी एट रेस्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यही चार्जेस इनके साथ अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आगे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड उनके आसपास जो है वो सराउंडिंग में होती है। और जब यही चार्जेस मूव करने लग जाते हैं, जब ये मूव करेंगे तो इनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होगी। दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो आप अपनी आगे सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट में प्लस 2 के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये देखिए अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कमिंग ऑन टू दिस चार्ज, जो ये जो सारा ओरिजिन हुआ था ये 600 BC के आसपास ग्रीक में थैलस एंड मिलेटस थे पर्सन्स जिन्होंने ऑब्जर्व किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस के अंदर ये सब कि स्टोन्स को रब किया गया और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट हुई ना। स्टोन एज के बाद हम लोग कह सकते हैं कि फायर एज वगैरह आई, तो वो स्टोन एज से ही फायर एज आई कि दो स्टोन्स को रब किया गया तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो ये जो सारा कुछ था इसकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि 1600 AD में विलियम गिलबर्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंटेशंस की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए बहुत सारे, और इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि क्योंकि ये जो वर्ड था, पहले मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं कि ये सारा कुछ गिलबर्ट तक पहुंचा कैसे। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रम, इनको ग्रीक लैंग्वेज में यूज किया जाता था एम्बर क्लोथ के लिए। एम्बर इज अ रेजिन। किस टाइप का रेजिन होता है? इट इज नेक्स्ट टू मसलिन। आप लोगों ने देखा होगा मलमल का कपड़ा या कॉटन क्लोथ्स बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, कुछ उसी टाइप का एक रेजिन होता है ये एम्बर।
तो ग्रीक लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि इस एम्बर के साथ अगर आप किसी रॉड को रब करते हैं तो एम्बर और रॉड उनके अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी जो थी उसी को आप लोग कह सकते हैं कि कोरिलेट किया गया वर्ड चार्ज के साथ। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो स्टार्टिंग हुई दैट वाज फ्रॉम एम्बर क्लॉथ। तो 1600 AD में विलियम गिलबर्ट थे जिन्होंने ये कहा कि नॉट ओनली एम्बर, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर आप रबिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करें तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस में बहुत किया होगा छोटे होते, आई डोंट नो, बट हम लोग तो बहुत खेला करते थे कि स्केल है आपका, है ना, तो आप उसको इस ऐसे अपने सिर के ऊपर रब करते हैं, उसके बाद वो छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करने लग जाता है। आप लोग जब कॉम्बिंग कर रहे होते हैं, आपके हेयर ड्राई होते हैं, तो वो कॉम्ब के साथ चिपकने शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स द हेयर ग्रोथ ऑन योर बॉडी, आपका यू कैन से यू फील अट्रैक्शन फ्रॉम द हेयर विद योर क्लोथ्स व्हेन यू पुट ऑन और पुट ऑफ। ऑल दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो विलियम गिलबर्ट थे जिन्होंने ये कहा कि सिर्फ एम्बर नहीं, बाकी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी है अट्रैक्शन रिपल्शन की। उन्होंने ही रादर ये कहा, उन्होंने कहा कि दो टाइप की ऐसी आप लोग कह सकते हैं कि स्पीशीज़ हैं। एम्बर के साथ अगर आप रोड को रब कर रहे हैं तो एम्बर एक स्पीशीज़ है और वो रोड दूसरी स्पीशीज़ है। अब किस स्पीशीज़ को क्या नेम दिया जाए, किससे अट्रैक्शन होगी, किससे रिपल्शन होगी, ये सब कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की। एंड आई विल नॉट गो इनटू डीप डिटेल्स ऑफ रेजिनस, विट्रस। उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी टाइप्स काफ़ी हमें बताई। तो ये मैं कह सकती हूँ कि उसके बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या कहा कि ये जो अट्रैक्शन रिपल्शंस हैं ऑल दीज आर ड्यू टू चार्जेस, और वो चार्जेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव के अंदर बैठते हैं, कल कोई एग्जाम देंगे, कि बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये इस्टेब्लिश किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस होते हैं। दो टाइप के होते हैं ये विलियम गिलबर्ट बता चुके थे, लेकिन उन्होंने रेजोनेंस, विट्रस ऐसे नेम दिए जिनको अंडरस्टैंड करना, रियलाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था ऑब्जेक्ट के साथ, उनको कोरिलेट करवाना। तो उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आए जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नेम जो हैं इनको दे दिए। फिर देखिए इसके बाद की जो कहानी थी वो कैसे आगे चली कि अगर मैं इसी वर्ड चार्ज पे अब कॉन्सेंट्रेट करूँ, इतना तो हम लोगों को समझ आ गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी स्टोरी, ये सारी की सारी कहानी किसके आसपास घूम रही है, चार्ज के आसपास। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज जो है, अगेन मैं कहूँ कि इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड चार्जियर। अब लैटिन लैंग्वेज में इसका जो मतलब होता है दैट इज टू बी लोडेड, टू बी बर्डन्ड। किसका लोड है इसके ऊपर, किसका बर्डन है इसके ऊपर? आई कैन से इट इज लोडेड विद इलेक्ट्रिसिटी, लोडेड विद इलेक्ट्रिसिटी। एनी स्पीशीज विच इज लोडेड विद इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म्ड एज चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो डिफाइन होना शुरू हो गया था। उसके बाद से सब इनकी कह सकते हैं हम लोग की प्रॉपर्टीज आनी शुरू हो गई। हम लोगों को इतना समझ आ गया कि चार्ज किसी भी बॉडी की वो स्पेशल करैक्टरिस्टिक, वो स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक रब की हुई बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। यानी कि आप लोग इसको डिफाइन करना चाहें, यू कैन से इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। Inherent property of any body due to which body feels attraction or repulsion, cause of attraction or repulsion with other similar body. Similar body का यहाँ पे मतलब होगा इलेक्ट्रीफाइड बॉडी, कि दो इलेक्ट्रीफाइड बॉडीज के अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन का कॉज हमेशा क्या होगा, चार्ज होगा। ये हमें समझ यहाँ पे आना शुरू हो गया है। कमिंग ऑन टू कि अगर मैं इस चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करूं, कि चार्ज को जब प्रॉपर्टीज असाइन करने की बात आई तो वो प्रॉपर्टीज क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेना जरूरी है कि इसकी नेचर क्या है। नेचर ऑफ चार्ज कमिंग ऑन टू प्रॉपर्टीज के अंदर अगर फर्स्ट हेडिंग अगर मैं लेकर जाऊं, हम लोगों को ये ऑलरेडी पता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बता दिया था कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस होते हैं। तो नेचर ऑफ चार्ज आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। नाउ कमिंग ऑन टू पॉजिटिव नेगेटिव आते कैसे, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज, चार्ज का कॉज क्या है?
तो अब रबिंग की वजह से सब कुछ हो रहा था। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप लोग गेम्स बहुत खेलते होंगे, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है इन दिनों इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। तो अब आप लोगों का मैं कह सकती हूँ कि फेवरेट टाइम पास जो है वो क्या होगा, गेम्स खेलना मोबाइल पे। और एक ऐसी गेम है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है एंड द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ एल्डर वंस, मोस्ट ऑफ अडल्ट्स भी उस गेम को खेल रहे हैं, दैट इज़ कैंडी क्रश सागा। आपने डेफिनेटली उस गेम को खेला होगा। और उस गेम के अंदर क्या है कि आप लोग जब 5 कैंडल्स ज्वाइन करते हैं तो एक बॉम्बर बन जाता है, चॉकलेट बॉम्बर। किस शेप का होता है वो? ऐसे एक राउंड शेप का ऑब्जेक्ट नजर आता है आपको चॉकलेट कलर का, और उसके ऊपर जेम्स चिपके हुए आप लोगों को नजर आते हैं, कुछ ऐसा ही होता है वो। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं कहूँ कि मैं एनालाइज करवा रही हूँ आपको, इसके साथ एनालॉजी सेट कर रही हूँ एटम की, ध्यान से सुनिए। एटम के अंदर आप लोगों को पता है क्या होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी अलग अलग शेल्स में 2, 8, 18 हम लोगों को पता है कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर ये अरेंज होते हैं एंड दे रिवॉल्व, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। जब आप दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी में से निकल के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब जाते कैसे हैं और किस में से निकल के किस में जाएंगे और क्यों जाते हैं? देखिए मैं फिर से आपको वही 2 चॉकलेट बॉम्बर्स याद करवा रही हूँ। सपोज आपके हाथ में वो 2 चॉकलेट बॉम्बर्स पकड़े हुए एंड यू हैव स्टार्टेड रबिंग देम। मान लीजिए उन दोनों में से एक के अंदर थोड़ी सी सॉफ्ट है चॉकलेट, एक के अंदर थोड़ी सी हार्ड है चॉकलेट। तो जो सॉफ्ट वाली चॉकलेट है उसकी जेम्स के साथ जो अटैचमेंट होगी वो कुछ कम होगी, उसमें से निकल के जेम्स किस में चिपक जाएंगे, दूसरी वाली चॉकलेट में, दैट इज द हार्डर वन। एग्जैक्टली सेम एटम्स के साथ होता है। मान लीजिए यही 2 बॉडीज हैं, जब आप इनको रब करते हैं तो इन दोनों बॉडीज में से आप लोगों को इतना तो पता ही है कि आपने लोअर क्लासेस के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह भी पढ़ा है, बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स पढ़ी हैं कि एक न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है विद अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास मैं कह सकती हूँ कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। अब किसी में वो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, किसी में वो बाइंडिंग एनर्जी कम है, जिसे आप वहाँ पे वर्क फंक्शन का नेम भी देते हैं। जब मैं इन 2 बॉडीज को रब करूंगी तो नेचुरली जिस इलेक्ट्रॉन का, जिस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम है या जिनके बीच की बॉन्डिंग मैं कहूँ कि एज कम्पेयर टू अदर बॉडी वीक है, उसके इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी के अंदर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर एक क्लास बैठी हुई है, मेरे पास 20-30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, आई एम टीचिंग देम, आई एम डिस्कसिंग सम टॉपिक विद देम, और पैरेलली एक दूसरी क्लास भी लग रही है। नेचुरली देखो इंटरेक्शन डेफिनेटली होगी जब 2 क्लासेस लग रही हैं। अब डिपेंड ये करता है कि मेरा होल्ड मेरे स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा है कि उस टीचर का होल्ड ज़्यादा है। जिसका भी होल्ड ज़्यादा होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अटेंशन उस तरफ चली जाएगी, चाहे 2 ही क्यों नहीं है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे है, एटम्स इधर भी हैं, एटम्स इधर भी हैं। जब आप रबिंग करेंगे तो जिस भी न्यूक्लियस की कैपेबिलिटी ज़्यादा है बाइंड करके रखने की, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ चले जाएंगे। अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, नेगेटिव निकल गया है, उसके अंदर पॉजिटिव बढ़ गया, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं उसके अंदर नेगेटिव बढ़ गया। तो यहीं से पॉजिटिव और नेगेटिव की जो डेफिनेशंस हैं वो ओरिजिनेट हो जाती हैं। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना, मींस हम लोग इसे क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं उस बॉडी के पास, कितने ज़रूरत से ज़्यादा आ चुके हैं, जितने उसको चाहिए थे उससे ज़्यादा आ गए हैं, तो उसे बोला जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इतनी बात से तो फिजिक्स सेटिस्फाई होती नहीं, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा कहती हूँ क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। हम लोगों को चीज़ समझ आ गई, बट बाय हाउ मच अमाउंट। अगर आप लोगों को किसी क्वांटिटी का पता चल गया है कि ये क्वांटिटी ये है, भैया ये चीज़ हमें ये बताती है, लेकिन कितना बताती है, कितना होगा, कैलकुलेटिव जब तक हम नहीं होते आप कह सकते हैं कि डज नॉट गिव यू द सेटिस्फैक्ट्री आंसर, या ये आपको सेटिस्फेक्शन का एक मैं कह दूँ कि लॉगो प्रोवाइड नहीं करेगी। तो अब मेजरमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर हम लोगों को पता है कि एक एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया, तो जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे था उतना चार्ज उसने लूज कर दिया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, वो क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ से अगर आपको पॉजिटिव चार्ज कहना है, अगर आपको क्वांटिटेटिवली से डिस्कस करना है, इट विल बी अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ, रादर आई शुड से इट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय बॉडी। जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी लॉस्ट करेगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव का जो फंडा था वो हमें समझ आ गया है। चार्ज का सिंबल आप लोगों को अच्छे से पता है कि इसे क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू किसी भी लेटर के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। कमिंग ऑन टू यूनिट्स, एसआई यूनिट्स जो इसके हैं वो है कूलम,
चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम फ्रेंच साइंटिस्ट थे। मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगी कि एफिल टावर के साथ इनका क्या लिंक है और किस तरीके से इन्होंने अपना कूलम्स लॉ जो है वो इस्टेब्लिश करके हम लोगों को प्रोवाइड किया, और मास के साथ ही चार्ज का कंपैरिजन क्यों किया जाता है ये हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन चार्ज। तो ऐसा यूनिट इसका हो गया कूलम। इसके अलावा हम लोगों को पता है सीजीएस यूनिट उसका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 स्टार्ट कूलम्स एंड 9 स्टार्ट कूलम्स होता है। और इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी होता है एक यूनिट इसका फ्रैंकलिन भी होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के नेम से। बट हम लोग जो यूनिट थ्रू आउट योर आप लोग बीएससी या +2 में यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और जिसके अंदर इसको कूलम कहा जाता है और सिंबल है सी। जैसा कि आप लोगों ने +1 में ही ये पढ़ लिया था कि अगर किसी साइंटिस्ट के नेम पे किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनता है तो उसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल सी से हम इसका यूनिट जो है वो डेजिग्नेट कर देते हैं। कमिंग ऑन टू डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर मैं उसकी बात करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है AT करंट इनटू टाइम। इससे ये फॉर्मूला जो है वो हम कह सकती हूँ कि इजाद हुआ। उसके बाद एक सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ जाता है दोनों ही क्लासेस में, बीएससी फर्स्ट ईयर एज वेल एज +2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे मैं ज़रूर थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूँगी और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप सभी कि कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं कह सकती हूँ कि जिसके अंदर बड़ी मिस इंटरप्रिटेशंस हैं बहुत सारी बुक्स के अंदर, एंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी मिस इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे कि आप कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स आपको आपकी बुक्स में मिलती है चार्ज कॉन्जर्वेशन के लिए। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, cannot be destroyed, but it can be transferred from one body to another body, and I am saying this is entirely wrong statement. Charge can be created, charge can be destroyed, but always in pairs. मेरे पास evidences हैं, examples हैं कि चार्ज को create भी किया जा सकता है और चार्ज को destroy भी किया जाता है, जो मैं examples में लूँगी। तो actual statement जो conservation of charge की है वो क्या है कि charge on an isolated system, charge on an isolated system remains constant. आइसोलेटेड मतलब आप उसे सराउंडिंग्स के साथ टच में नहीं लेके आ रहे हैं। सपोज मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने 5 कूलम चार्ज दे दिया, जब तक इस मार्कर को मैं किसी दूसरी बॉडी के साथ टच नहीं करवा दूंगी जो कि कंडक्टिंग बॉडी होगी या इससे चार्ज लेने की कैपेबिलिटी रखती होगी या देने की कैपेबिलिटी रखती होगी, तब तक इसके ऊपर चार्ज 5 कूलम ही रहेगा। या एक दूसरी स्टेटमेंट आप लोगों की बुक्स में दी होती है कि अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन अ सिस्टम रिमेन सेम, कि जितना भी है वो आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर क्या रहता है, सेम। ये जो स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, बट जो स्टेटमेंट आप लोग लिखी हुई पाएंगे, चार्ज कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए क्या है कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। इसके नॉर्मल एग्जांपल्स आप लोगों की बुक्स में बहुत लिखे हुए हैं कि आपने एक केमिकल रिएक्शन लिखी, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर इधर जितना एटॉमिक नंबर है, इधर जितना एटॉमिक नंबर है, उतना ही चार्ज इधर है, उतना ही चार्ज इधर है। बिफोर द रिएक्शन चार्ज की जितनी वैल्यू थी, आफ्टर द रिएक्शन चार्ज की उतनी वैल्यू है। दैट गिव्स यू द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज एन एग्जाम्पल। उसके अलावा जो मैं कह रही हूँ कि जिस स्टेटमेंट को मैं काउंटर एक्ट कर रही हूँ, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, उसके दो बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वो फेवर करेंगे। दो एग्जांपल्स हैं, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिलेशन। देखिए क्या है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आप लोगों के पास कोई एक न्यूक्लियस है जो कि टारगेट का काम कर रहा है और इधर से एक गामा रे आ जाती है। उस गामा रे के पास एनर्जी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का जो पेयर है। जैसे ही ये गामा रे इस न्यूक्लियस के क्लोज से निकलेगी, विच इज अ हैवी न्यूक्लियस, इसके क्लोज से निकलेगी, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके पास चार्जेस है, मूवमेंट कर रहे हैं, इसके पास भी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ये गामा रे यहाँ से निकलेगी, इट विल बी इंटरप्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस न्यूक्लियस एंड विल स्प्लिट अप into two particles, electron and positron. Positron is nothing but anti-particle of electron. Anti-particle क्या होता है कि जिसके पास उस पार्टिकल की ही तरह मास हो, उसके ही जितना चार्ज बट इन ऑपोजिट अमाउंट।
जैसे इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो पॉजिट्रॉन के पास +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, एंड इट टेक्स द स्पिन ऑपोजिट टू इट्स पार्टिकल। पार्टिकल के ऑपोजिट स्पिन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे भी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए पहले कोई भी चार्ज नहीं था, मेरे पास कोई बॉडी भी नहीं थी, आई वाज नॉट हैविंग मास इवन। वहां से मेरे पास क्या आ गए, पार्टिकल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, एंड आई हैव क्रिएटेड चार्जेस। सो यू कैन नॉट से कि चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट ऑलवेज इन पेयर्स। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो पेयर प्रोडक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज स्टिल वैलिड। चार्ज बिफोर द प्रोसेस भी जीरो था, आफ्टर द प्रोसेस भी आप दोनों का सम करवाएंगे, टोटल विल अगेन बी जीरो। तो बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस चार्ज की अमाउंट है दैट रिमेन सेम, एंड दैट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Coming on to annihilation, the second evidence charge can be destroyed and created. Annihilation क्या है कि यही इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन सपोज मेरे पास हैं, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ब्लास्ट बॉम्ब, क्या होगा कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कभी भी एक स्पेस के अंदर साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन दैम, और जैसे ही वो अट्रैक्शन उनके बीच में होगी, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर एक गामा रे रिलीज होगी तो उसके पास एनर्जी होगी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो होंगी तो 0.511 दोनों में डिवाइड हो जाएगी, तीन होंगी तो उनमें डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या है, पहले मेरे पास चार्ज था, इवन मेरे पास मास भी था, जितना इलेक्ट्रॉन के पास है जितना पॉजिट्रॉन के पास है। प्रोसेस होने के बाद मास इज वैनिश्ड, चार्ज इज वैनिश्ड। मास भी खत्म हो गया, चार्ज भी खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने आपको क्रिएशन ऑफ चार्ज बताया बट इन पेयर्स, यहाँ पे मैंने आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज बताया बट इन पेयर्स। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नेवर मीन्स, हमेशा याद रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट ऑलवेज इन पेयर्स। तो प्रोसेस होने से पहले जितना चार्ज था, प्रोसेस होने के बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसके बाद अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलूँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड वन इज quantization of electric charge। मेरा मकसद आप लोगों को रेडीमेड नोट्स प्रोवाइड करना नहीं है, रेडीमेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज प्रोवाइड करना है। नोट्स के लिए आप लोग कैपेबल एनफ हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बहुत सारा मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास, यू हैव अ लॉट ऑफ मैटर। मैं सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे स्ट्रेस दे रही हूँ। सो कमिंग ऑन टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और मैं कहूँ कि ये मिलिकन थे पर्सन जिन्होंने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से एक ऑयल ड्रॉप की E/m वैल्यू, चार्ज बाय मास वैल्यू कैलकुलेट की। उन्होंने ही मिलिकन ने ही हमें बताया कि E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। सो आई कैन से कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है इट वाज गिवन बाय मिलिकन बाय हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब क्वांटाइजेशन क्या भला है, पहले हम ये तो समझें। तो क्वांटाइजेशन से भी पहले आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपगेशन ऑन नंबर लाइन। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी किसी चीज़ को क्लासीफाई किया जाता है, टाइप्स बताई जाती है, तो हमेशा एक क्राइटेरिया होता है, एक बेस होता है कि आप किस चीज़ को आधार मान के उस क्लासिफिकेशन को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोपगेशन ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटी वैल्यूज़ कौन कौन सी ले सकती है उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि एनी क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज आर कॉन्टिन्यूस वंस एंड डिस्क्रीट वंस। डिस्क्रीट क्वांटिटीज, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी में कोई भी चीज़ जो है वो चली जा रही है। आपको एक बेहतर एग्जांपल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि हम जब ज़मीन पे चलते हैं, मैंने यहाँ अपना पहला पैर रखा, दूसरा रखा, मेरा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बीच में एक गैप है, मैंने सारी ज़मीन कवर नहीं की, फिर अगला फिर अगला फिर अगला, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं स्टेप्स ज्वाइन कर करके, जैसे स्नेक मूवमेंट करता है ऑन द अर्थ, स्नेक की मूवमेंट क्या है, वो एवरी स्पेक ऑफ डस्ट को टच करता हुआ आगे जाता है, इवन अ सिंगल स्पेस को भी छोड़ता नहीं है, दैट इज बेसिकली कॉन्टिन्यूटी। और जब फ्रॉग चलता है, जंप 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 जंप, बीच में गैप्स आ रहे हैं, तो ये होगी डिस्क्रीट नेचर। मुझे लगता है आपको आइडिया क्लियर होगा कि कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब हैविंग ब्रेक्स, पैकेट्स छोटे छोटे होना, टुकड़ों में कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करे, दैट इज बेसिकली डिस्क्रीट। तो क्वांटिटीज भी इसी तरीके से जो हैं वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दो टाइप की होती हैं।
मान लीजिए आप लोग मार्केट गए, आप लोगों ने कहा जी मुझे तो ट्यूबलाइट लेनी है। अब दुकानदार या तो आपको एक ट्यूबलाइट देगा या 2 देगा या 3। अब ऐसा तो है नहीं कहेगा कि आपके पास इतने पैसे, चलो जी ये 1.5 ले जाओ, एक आधी काट के ले जाओ। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो चीज़ है ये है डिस्क्रीट नेचर, फिक्स्ड होना किसी क्वांटिटी का, कि या तो वो वाली फिक्स वैल्यू लेगी या नहीं लेगी, दैट्स इट। तो क्वांटिटीज जो फिक्स्ड वैल्यूज लेती हैं वो होती हैं डिस्क्रीट, और जो एवरी वैल्यू ले सकती हैं वो होती हैं कॉन्टिन्यूस। इसको और इजीली अगर मैं बताने के पहले मैं स्टेटमेंट्स बता दूं। क्वांटाइजेशन को हम 2 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये बोलते हैं कि जो मिनिमम इंडिपेंडेंट चार्ज ऑन एन बॉडी एग्जिस्ट करता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट इज E। इसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी वैल्यू होती है माइनस में, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं फिर से कह रही हूँ कि इट इज मिनिमम चार्ज on a body that can exist independently, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल चार्ज भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। अब बहुत सारे जिन्होंने क्वार्क्स के बारे में सुन रखा होगा अपने हैंड्स रेज करने लगेंगे, अपनी आवाज़ें उठाने लगेंगे कि नहीं जी चार्ज तो हम लोगों को पता है कि क्वार्क 6 टाइप के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रिंज, 6 टाइप के क्वार्क्स प्रेजेंट है और इनके ऊपर हमें चार्ज भी पता है जी। अप के ऊपर +2/3e, डाउन के ऊपर -1/3e, टॉप के ऊपर +2/3e, बॉटम पे -1/3e, इस पे +2/3e, -1/3e, और इनकी वैल्यू तो इससे कम है। तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये एग्जिस्ट करते हैं बट दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इनके अंदर क्वार्क्स होते हैं, हमें पता है इस चार्ज से छोटी वैल्यू चार्ज की प्रेजेंट है, हमें पता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक। वी हैव नॉट आइसोलेटेड दैम, हम लोग इनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से बाहर नहीं निकाल पाए हैं अभी तक। दैट इज वाई मैंने ये कहा कि इंडिपेंडेंट जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो क्या है, मिनिमम चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसको फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है, और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो अगली स्टेटमेंट आप लोगों की बुक्स में लिखी होती है वो लिखा होता है कि चार्ज ऑन एन बॉडी, ऑन अ बॉडी can exist in integral multiples of this value of fundamental charge, मतलब Q इज इक्वल टू किसी भी बॉडी पे हमेशा क्या होगा, +-n इंटू E। E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो बॉडी के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं तो उतना ही बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये इतनी सारा मैथमेटिक्स सा तामझाम सा, इसको ईजी वर्ड्स में अगर मैं करके समझाने की कोशिश करूँ तो मैं आप लोगों को अपनी लोअर क्लास याद करवाऊंगी, बहुत छोटी, फर्स्ट सेकंड क्लास या नर्सरी वगैरह जहाँ पे भी आपने नंबर लाइन पढ़ी है। आप लोगों को क्या पता है, नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके से आप इधर, और ऑन लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, क्वांटिटीज इस तरीके से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप लोगों को कहा जाता है कि भैया 4 बताओ कहाँ पे, आप 4 को डॉट लगा के सर्कल कर देते हैं, 5 बताओ कहाँ है, 5 को डॉट लगा के सर्कल कर देते हैं। तो ये आप रिप्रेजेंट करते थे। अब मैं कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट क्वांटिटीज को इनके ऊपर रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश करूँ, मैं फिर से इसी वैल्यू पे आ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए मान लीजिए एक बार कि मैंने 10⁻⁻19 को एक बार भूल जाइए फिलहाल, मानिए कि इसकी वैल्यू 1.6 है। अब देखिए, जब आप 2 बॉडीज को रब करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा या नहीं जाएगा तो चार्ज की वैल्यू 0। ये वैल्यू हो गई चार्ज की जो हो सकती है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल कर चला गया, मैं फिर से कह रही हूँ एक बार 10⁻⁻19 मैंने कहा कि आप अपनी मेमोरी में से वॉश कर दीजिए, आप लोग अपने माइंड में सिर्फ 1.6 को ही रखिए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के ट्रांसफर हो गया तो एक बॉडी के ऊपर चार्ज आया +1.6 और दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज आया -1.6, यानी कि 0 के बाद जो अगली वैल्यू आपको सीधा मिली क्वांटिटी की 1.6 पे आके मिली, या पॉजिटिव या नेगेटिव, वट एवर इट वाज। तो देखिए जंप ले लिया वैल्यू ने,
क्वांटिटी ने 0 से लेके 1.6 तक एक जंप ले लिया, ऐसे नहीं गई। मतलब मैं कहूँ कि 0.00001 वैल्यू इसके लिए एग्जिस्ट करती है, नो। 1.2 वैल्यू इसके लिए एग्जिस्ट करती है, नो। 0.000023 वैल्यू इसके लिए एग्जिस्ट करती है, नो। या वैल्यू 0 होगी या उसके बाद सीधा 1.6, इस गैप के बीच में कोई भी वैल्यू अलाउड नहीं है। फिर देखिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर जाएंगे तो 1.6 प्लस 1.6 इज 3.2, तो अगली वैल्यू 1.6 के बाद सीधा जाएगी 3.2 पे, इधर भी और इधर भी। यानी कि ये जो जंप्स ले लेके हम आगे 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 जाते जा रहे हैं, दिस इज बेसिकली डिस्क्रीट नेचर ऑफ एनी क्वांटिटी। कि ब्रेक्स के अंदर वैल्यूज ली है क्वांटिटी ने, एक वैल्यू ली फिर एक जंप आया, फिर एक वैल्यू ली फिर एक जंप आया, फिर एक वैल्यू ली फिर एक जंप आया। दिस इज बेसिकली क्वांटाइज्ड नेचर और डिस्क्रीट नेचर ऑफ एनी क्वांटिटी। तो इतना मुझे समझ आ गया कि जंप्स के अंदर जो भी कोई क्वांटिटी अपनी वैल्यूज को लेती है उसको हम बोलते हैं कि वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। इतना भी हम लोगों को समझ आ गया कि उसकी एक मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी, और उसके ही जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया तो मैंने कहा चार्ज आया E, हमने 1.6 को E कहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो 2E, 3 गए तो 3E, 4 गए तो 4E, टूट के तो वो जाएगा नहीं। दैट इज वाई इसके आगे सिर्फ E के आगे इंटीजर्स ही रहेंगे, 5E। इन जनरल हमने क्या लिख लिया इसको, NE। एक्चुअल में ये E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 10 की पावर मैं इसलिए आप लोगों को छोड़ रही थी, आपको छोड़ने को कह रही थी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अदरवाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसी के मल्टीपल्स में चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट करता है। देखिए क्या है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, या आप लोगों को ये कहा जाए कि किसी बॉडी पे सपोज आप लोगों की बुक में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने मिलिकन का एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट किया और अलग अलग वैल्यूज चार्ज की कैलकुलेट की। फर्स्ट वैल्यू उसने ली 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सेकेंड वैल्यू उसने रिकॉर्ड की 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, थर्ड वैल्यू उसने रिकॉर्ड की 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड यू हैव टू टेल विच वन इज करेक्ट। तो आप लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q की वैल्यू यहाँ पुट करवाइए 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, N की वैल्यू पुट करवाइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आप इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 3 विच इज इंटीजर। अगर ये N इंटीजर आ जाता है तो वो वैल्यू चार्ज की एग्जिस्ट करेगी। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इंटीजर की 5, तो ये चार्ज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन दिस विल नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ये इसका इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है। तो इस तरीके से आप चार्ज चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है ये करेक्ट है या नहीं है। तो ये थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज में ही हम लोग ये डिस्कस करना हमारा रह गया था कि चार्ज इज स्केलर इन नेचर। आपको पता है क्वांटिटीज 3 टाइप की होती हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंसर्स। चार्ज इज बेसिकली स्केलर। स्केलर होने का मतलब क्या है कि इसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन का फंडा इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब स्केलर होने की वजह से इसका प्लस माइनस सिंबल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर्स के केस में प्लस माइनस का मतलब होता है डायरेक्शंस का इन द फेवर या अगेंस्ट जाना, लेकिन स्केलर के अंदर प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज रिप्रेजेंट करता है, तो ये सबको विद साइन कंसीडर करना पड़ता है। अब मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने 5 कूलम चार्ज दे दिया, फिर आप आए आपने उसे -8 कूलम चार्ज दे दिया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +5 कूलम पहले था, -8 कूलम फिर से, तो दोनों विद साइन ऐड होंगे। दिस इज एडिटिव नेचर, तो ये कितना बनेगा -3 कूलम। चार्ज इज एडिटिव का मतलब है कि चार्ज अल्जेब्रिकली ऐड होता है, सिंपल अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता है और विद साइन हम उसको ऐड करवा देते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस अब क्या बोला है, इनवेरिएंस, वेरिएंस मतलब वेरिएबल, चेंज होना किसी क्वांटिटी का, और इनवेरिएंस मतलब चेंज ना होना। तो ये हम लोगों को समझ आ रहा है कि चार्ज इज इनवेरिएंट अगर मैं कह रही हूँ इसका मतलब चार्ज चेंज नहीं हो रहा, लेकिन किसके साथ चेंज नहीं हो रहा, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्योंकि जब तक मैं रेफरेंस डिफाइन नहीं करती तब तक ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो ये जो इनवेरिएंस का कॉन्सेप्ट है ये हमेशा देखा जाता है स्पीड के साथ, कि अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करते हैं तो वो क्वांटिटी चेंज होने लग जाती है, तो उसे बोला जाता है वेरिएंट क्वांटिटी। अगर वो क्वांटिटी चेंज नहीं होती तो उसे बोला जाता है इनवेरिएंट क्वांटिटी। आप लोगों ने मास के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, m इज इक्वल टू m0 √1 - v²/c²। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लेक्चर्स में मैंने ये फॉर्मूला डिराइव भी करके दिखाया है। इस फॉर्मूले के साथ आप देखिए कि अगर आप वेलोसिटी चेंज करते हैं तो आपका मास चेंज होने लग जाता है। आप जितनी ज़्यादा स्पीड से जाएंगे उतना ही मास आपका बढ़ना हम लोगों को फील होगा।
दैट मीन्स मास तो वेरिएंट है, लेकिन चार्ज के लिए ऐसी कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। आप अगर ये मार्कर मेरे पास है, इस मार्कर को मैंने 6 कूलम चार्ज दे दिया, यहाँ रखा हुआ है 6 कूलम में, मैंने उठा के इसको यहाँ रख दिया, मूवमेंट करवा दिया, मैं इसको चला रही हूँ, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर रही हूँ, स्पीड की वजह से चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्यों नहीं आएगा, अगर कभी फिर टाइम लगा तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आज का जो लेक्चर था इसमें मेरा स्ट्रेस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे ही था, और चार्ज पे ही था कि चार्ज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये अच्छे एक वेल इंटरप्रेटेड मैनर के अंदर मैं आपको समझाऊं, तो वो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है। अब कूलम ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया, और वो रिलेशनशिप Q1 Q2 अपॉन R² के प्रोपोर्शनल में ही क्यों कंसीडर की फोर्स, या उनका एफएल टावर के साथ क्या लिंक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक्स अ वेरी वेरी लॉट।